हेलो दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो अध्याय 1 है, ये एनसीईआरटी की पुस्तक जो 11वीं कक्षा के लिए है मनोविज्ञान की, वहाँ से हम कर रहे हैं। और आगे भी हम एनसीईआरटी की ही बुक से करेंगे। और इस वीडियो का या इस क्लास का मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदी भाषा में लोगों तक मनोविज्ञान के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए, खास तौर पे वो लोग जो इस अ, क्षेत्र के लिए बिल्कुल नए हैं। तो ये बहुत ही बेसिक बुक है। आप ये कह सकते हैं कि पहला कदम है ये मनोविज्ञान को समझने के लिए। तो इस पुस्तक में पूरे 9 अध्याय हैं, जिनको जिनके कुछ कुछ पार्ट्स को हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। और आज का जो विषय है वो सिर्फ एक परिचय के तौर पे है कि मनोविज्ञान क्या है। मैं अतुल वर्मा हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है वो एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जिसको हिंदी में नैदानिक मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, और उस शाखा को नैदानिक मनोविज्ञान बोलते हैं जिसके लिए मैं काम करता हूँ। और इनका काम हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में अ, मानसिक तौर से होने वाली समस्याओं के साथ काम करना होता है। और भी बहुत सारे जो एरियाज हैं जो वहाँ पे ये मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। तो इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मनोविज्ञान क्या है। इस अध्याय में जो हम सीखेंगे वो ये है कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, उसकी भूमिका क्या है, और कैसे इसका इतिहास क्या है, कैसे मनोविज्ञान की जो ये शाखा है उसका विकास हुआ, और उससे संबंधित सारी जानकारियां यहाँ पे हम बात करेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या मनोविज्ञान दूसरे जो शाखाएं हैं या विषय हैं उनसे कैसे जुड़ी हुई है, और दिन प्रतिदिन की जो हमारा जीवन है उसको समझने में ये हमें कैसे मदद कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वही आपका विषय वस्तु में वही सारी चीज़ें दी हुई है जो मैंने अभी आपके साथ बात की। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं अगला एक प्रश्न है, या आप ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान क्यों हम अध्ययन करें, क्योंकि एक नई शाखा है। कई बार आपसे लोग पूछेंगे कि आप मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हो, मनोविज्ञान का विषय आपने क्यों लिया, ये तो पागलों का इलाज करते हैं, है ना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यह बहुत सारे इस तरह के सवाल आपको सुनने को मिल सकते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में अ, हमारे फैमिली मेंबर्स या पारिवारिक लोग दूसरों पारिवारिक जो परिवार के लोग हैं उनको भी कई बार ये नहीं पता होता है कि मनोविज्ञान क्या है, इसमें क्यों हम पढ़ाई करते हैं, क्या इसका फ़ायदा होगा। एंड ऑब्वियस क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछेंगे इसमें आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सैलरी कितनी होगी, बहुत सारे ऐसे सवाल आपके पास आएंगे। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। एक और बात शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है जो बिना किसी कॉस्ट के बिल्कुल फ्री जो है वो अवेलेबल है एनसीईआरटी की साइट पे। तो आप पूरी की पूरी बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान है क्या, हम उसके बारे में एक बार बात करते हैं। अगर मनोविज्ञान को समझने के लिए पहले ही समझना पड़ेगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है।
उसका रीज़न ये है कि ये मन का विज्ञान आप कह सकते हैं। तो जहाँ भी इंसान काम करते हैं, जहाँ लोग काम करते हैं, जहाँ एक दूसरे से एक परस्पर एक उनका संबंध रहता है, तो वहाँ पे मनोविज्ञान स्वतः आ जाता है। तो आप ये कह सकते हो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है ना? और उसको परिभाषित करना भी कई बार मुश्किल होता है। अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। साइकी अंग्रेजी का जो शब्द है, साइकी ग्रीक शब्द है एक्चुअली। साइकी और लोगोस, लोगोस मीन विज्ञान। तो साइकी मीन्स मन, मन का विज्ञान। तो अगर हिंदी वर्ड भी हम देखते हैं तो मनोविज्ञान का मतलब है मन और उसका विज्ञान, मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम इसको इसी तरीके से समझते हैं। अब हम इसकी थोड़ा सा परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं कि इसको कैसे हम समझें कि मनोविज्ञान होता क्या है। कि परिभाषा क्या हो गई आपकी, मनोविज्ञान को परिभाषित अगर हम करें तो क्या है कि मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। समझे? तो अब ये जो हमारी परिभाषा है, इनमें मानसिक प्रक्रियाएं क्या हैं, अनुभव क्या है, व्यवहार क्या है, इनको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर मानसिक प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं, तो वो क्या होता है? तो जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। आपने किसी चीज़ को देखा और आपने उसको सोचा या उसके बारे में आप सोचते रहे, तो वो सारी चीज़ें मेंटल प्रोसेसेस हैं। जो आपके विचार हैं वो आपके और उन विचारों में, जैसे आपको कोई चीज़, फ़ोन खरीदना है सपोज, अगर आपको, तो फ़ोन खरीदने के लिए आप क्या करते हैं कि भाई उसको प्रोसेस करते हैं, इसमें कौन से फीचर्स हैं, कितना इसका जो है पैसा है, वो सारी चीज़, तो वो सब प्रोसेस हो रहा है। तो वह उन्हीं सारी चीज़ों को हम मेंटल प्रोसेस बोलते हैं। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं। अब फ़ोन खरीदने की जो प्रक्रिया है उसमें समस्या क्या है कि दो फ़ोन हैं आपके पास, दोनों में अलग अलग फीचर्स हैं। अब आपको अपने हिसाब से उसमें से एक फ़ोन लेना है। आपको पैसे भी देखने हैं, आपको फीचर्स भी देखने हैं कि उसमें क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप बहुत सारी प्रोसेसिंग करते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं आपके दिमाग में, आपके वैचारिक तौर पे चलती रहती है। तो उनको ही मानसिक प्रक्रियाएं बोलते हैं। उनका अध्ययन हम यहाँ पे मनोविज्ञान में करते हैं। तो अब अगर हम देखें दूसरी चीज, वो है अनुभव। तो अनुभव यानी आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अनुभव स्वभाव से आत्मापरक होते हैं, अतः हम प्रत्यक्षता ना तो दूसरों का अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं, ना ही उसके विषय में जान सकते हैं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं किसी भी स्थिति में। वो बहुत ही आत्मपरक का मतलब वो सिर्फ आप तक सीमित है। आपको पता समझ में आ रहा है कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, दूसरे लोग उसे देख नहीं सकते। अगर आप दुखी फील कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो वो दुख जो है वो दूसरे लोग देख नहीं सकते, आप उसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं आत्मा पर। दूसरे उसको नहीं वो करते हैं। तो अनुभव, एक्सपीरियंसेस वो होते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभव को जान सकता है अथवा उसके प्रति सचेतन हो सकता है। इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा होता है। तो हमारे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अनुभव और विचार दोनों ही हमारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपके विचार हैं वैसे ही आप अगर आपका अनुभव ये है कि आप बहुत दुखी हैं, तो विचार भी वैसे ही होंगे आपके कि आप बहुत दुखी महसूस, आपको लग रहा है कि दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत खराब हैं, लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ है। अनुभव आपका क्या हुआ? आप दुखी हैं। तो आपके जो विचार हैं वो आपके अनुभव के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये जो अनुभव हैं वो आत्मपरक होते हैं, मतलब
आप तक सीमित होते हैं, दूसरे लोगों को समझाना मुश्किल। अब आता है व्यवहार। व्यवहार क्या है कि आप करते क्या हैं, एक्ट है वो, तो हमारी क्रियाएं हैं वो, तो हमारी क्रियाएं जिसमें हम संलग्न होते हैं, अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होते हैं। जब कुछ भी आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्यतः प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती हैं। जैसे आपकी आंख के पास बहुत तेज से हवा हम छोड़ देते हैं, या आपको लगा कोई कीड़ा आ रहा है या मच्छर आ रहा है, तो आपकी आंख बंद हो जाएगी। तो ये एक प्रतिक्रिया है, एक एक मच्छर या एक हवा का झोंका आपकी तरफ आया, आपकी आंखें बंद हो गई। उसी तरह से क्या होता है, कभी आप बहुत ही परेशानी में हैं, आपका दिल धड़कना तेज हो जाता है, आपको लगा कि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ एक सपोज हम ये कह सकते हैं कि एक कार आपकी तरफ आ रही है अचानक से, और आपने देखा नहीं, रोड क्रॉस कर अचानक से देखा आपने, तो क्या होता है, आपकी धड़कनें बहुत तेज बढ़ जाती हैं। तो ये आपके और आपका बिहेवियर क्या होता है, वहाँ से भागते हैं या एकदम से रुक जाते हैं। तो ये चीज़ सारा आपकी व्यवहार है। तो व्यवहार यानी क्रियाएं या बिहेवियर्स जिनको हम बोलते हैं, वो उनका भी अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। अब बिहेवियर क्या हुआ, कोई जैसे पहले ही वाला ही हम एक उदाहरण लेते हैं कि जब कोई बहुत दुखी है, कि उसको लगता है दुनिया खराब है, लोग खराब हैं, उसको लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, मतलब वो एक डिप्रेशन की तरफ है, अवसाद में है, तो उसकी जो भावनाएं हैं या एक्सपीरियंसेस हैं वो भी वैसे ही होंगे। वो वैसा फील भी करेगा, सोच भी रहा है, वैसा ही महसूस कर रहा है। व्यवहार क्या होगा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि लोग खराब हैं, दुनिया खराब है, तो मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं करूँगा, मैं दूर हट जाऊँगा। जब मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगेगा कि नहीं, लाइफ बहुत ही खराब है, कुछ नहीं किया जा सकता, तब क्या होता है, हो सकता है मैं आत्महत्या जैसे प्रयास भी इसी कारण होते हैं। तो ये चीज़, और ये तीनों चीज़ें, अब दो चीज़ें हमने पहले की, अब तीसरी चीज़ व्यवहार हो गया। तो वो तीनों चीज़ें, व्यवहार, अनुभव और आपका जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर व्यवहार को हम देखें, वो प्रकट और अप्रकट दोनों तरीके के होते हैं। तो प्रकट का मतलब वो जो दिखाई देते हैं, कि मैं चल रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है ना। और कुछ चीजें हैं जो नहीं दिखाई देंगी आपको, कि मेरा दिल बहुत तेज से धड़क रहा है, तो आपको, आप सामने बैठे हैं, आपको नहीं पता लगेगा। तो अब इनको हम व्यवहार को दो तरीके से बांट सकते हैं, प्रकट और अप्रकट, जिसको हम अंग्रेजी में ओवर्ट एंड कोवर्ट बोलते हैं। तो क्या है कि जब हम व्यवहार की बात करते हैं, तो एक व्यवहार में एक चीज और आती है जो हम बोलते हैं, जो साइकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट हैं उसमें है, एक तो उद्दीपक या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका उद्दीपक है और ये अनुक्रिया। यानी कुछ चीज़ आपने देखी और उस पर कुछ रिस्पॉन्स दिया या कुछ अनुक्रिया की। आप कहीं बैठे हुए हैं और आपने देखा कि एक सांप आ रहा है आपकी तरफ, तो सांप क्या है, उद्दीपक है, क्योंकि वो आपके व्यवहार को उद्दीपित कर रहा है, आपको कुछ व्यवहार करने के लिए तैयार कर रहा है। तो जैसे सांप देखा, आपने भागे, आप भागे, तो भागना क्या हो गया, आपकी अनुक्रिया हो गई। तो इसी को हम SR बोलते हैं। और इनके बीच में जो संबंध होता है, उसको अध्ययन करते हैं ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और जो इस तरह के उद्दीपक और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस एंड रिस्पांस को का अध्ययन करते हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिकों को हम बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट यानी व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। तो ये हमारा ये इसका एक डेफिनेशन था, ये हमने परिभाषित किया।